नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। तीन खबर सबकी नजर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिन तीन खबरों पर बात करेंगे उनमें पहली खबर है महाराष्ट्र से, जहां औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग अब तेज हो गई है। दूसरी खबर है मध्य प्रदेश से, जहां प्रदेश में शराब के दाम अब 10% तक बढ़ सकते हैं। राज्य सरकार ने शराब पर 10% वैट बढ़ाने का निर्णय ले लिया है। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां गैंगस्टर अमन को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। ये भी बता दें कि कल ही झारखंड पुलिस गैंगस्टर अमन साहू को रायपुर से रांची लेकर रवाना हुई थी और दावा किया जा रहा है कि गाड़ी का पालमू के पास एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद गैंगस्टर अमन पुलिस का हथियार छीनकर भागने लगा। उसने पुलिस पर फायरिंग भी कर दी। तो एक एक कर हम तीनों खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सियासत बेसब्र, औरंगजेब की कब्र। जी हां, ये खबर है महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर छिड़ी सियासी जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद छिड़ गया है। संभाजीनगर नगर में स्थित औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने की मांग ने अब जोर पकड़ लिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कब्र हटाने की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि हम सब यही चाहते हैं, लेकिन आपको इसे कानून के दायरे में रहकर करना होगा, क्योंकि यह एक संरक्षित स्थल है। कुछ साल पहले कांग्रेस के शासनकाल में इस स्थल को एएसआई के संरक्षण में रखा गया था। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है। औरंगजेब की कब्र भारतीय पुरातत्व विभाग की संरक्षित धरोहर है। सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार इसे हटा पाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ कर देश की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक ने बयान पर माफी भी मांग ली थी, लेकिन सियासी तकरार अब तक जारी है। इधर हिंदू जनजातिगत समिति ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। हिंदू संगठन की ओर से एक आरटीआई के तहत यह जानकारी सामने आई थी कि औरंगजेब की कब्र के रखरखाव पर केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने 2011 से लेकर 2023 तक लगभग 6.5 लाख रुपए खर्च किए हैं, जबकि दूसरी ओर सिंधु दुर्ग किले पर स्थित राजराजेश्वर मंदिर के रखरखाव के लिए साल भर में केवल 6,000 रुपए ही खर्च किए गए हैं। तो ये पूरी सियासत जो है, आपको बता दें महाराष्ट्र की सियासत है, जहां अब औरंगजेब की कब्र का क्या होगा, इसका सवाल लगातार बना हुआ है। समय आ गया है, महाराष्ट्र का ही नहीं भारत के हिंदू की डिमांड है, उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। औरंगजेब का नाम और निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से मिटाए। यहां सिर्फ महाराष्ट्र का हिंदू नहीं, अब पूरे भारत का हिंदू की डिमांड है कि औरंगजेब का नाम और निशान मिटाए। आज भी उसकी खबर वहां पर बनी हुई है, उस गद्दार की खबर वहां पर बनी हुई है। जिस तरीके से अबू आजमी को सस्पेंड किया, उसी तरीके से संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है, उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। जो औरंगजेब की बातें करते हैं, जो औरंगजेब को अपना सो कॉल्ड फादर बुलाते हैं, उनको भी सबक सीखनी चाहिए कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की नहीं, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार चलेंगे। महाराष्ट्र में औरंगजेब का कब्र क्यों, ये मूलभूत प्रश्न यहाँ पे है। केंद्रीय पुरातत्व विभाग छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो सिंधुदुर्ग किले में मंदिर है, उसकी ओर दुर्लक्ष कर रहा है, उसके लिए अनुदान नहीं दे रहा है। 2 साल से इसके बारे में हम फॉलो कर रहे हैं। केवल 6,000 रुपए माह यानी सालाना, और माह का देखते हैं, मंथ का देखते हैं तो केवल 400 रुपए से लेकर 600 रुपए तक, यानी महाराज जी का मंदिर दुर्लक्षित है और औरंगजेब की कब्र के लिए लाखों रुपए खर्चा किया जा रहा है। हमारी मांग ये है कि यहाँ पे औरंगजेब की कब्र का उदात्तीकरण नहीं होना चाहिए, उसका कब्र जो है उसके लिए खर्चा नहीं होना चाहिए। केंद्र शासन का जो पुरातत्व विभाग है, इसने तुरंत ये बंद करना चाहिए।
तो इसी खबर पर हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ शिवसेना नेता विक्रम सिंह जी जुड़ गए। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NS24/7 में। एक फिल्म आती है छावा और अचानक से औरंगजेब जो 300 साल बाद जिंदा हो जाता है किताबों में, हालांकि हमेशा जिंदा रहा है, लेकिन अब बच्चे बच्चे के मुंह पर उसका नाम आ गया है। कारण उसकी क्रूरता जिस तरीके से फिल्म में दिखाई गई, अब बच्चे बच्चे को उसकी क्रूरता देखी जा रही है। उसके बाद हद तो तब हो गई जब अबू आजमी का बयान भी इस पूरे मामले पर सामने आ गया। अब कब्र को जमींदोज करने का समय आ गया। हालांकि अच्छी बात यह देखी जा रही है कि महाराष्ट्र में सभी एकजुट इस मुद्दे पर नजर आ रहे हैं। आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो भी चीज है, बीजेपी की सरकार है, ये लोग वैसे तो हिंदुत्व की रिश्ती में इतनी बातें करते हैं, इनकी सरकार है, इनको कर देना चाहिए भाई। यहाँ पे जो भी है, जो देखिए, बात जब हम इसकी करते हैं स्वदेशी की और देशभक्ति की, हिंदुत्व की, तो ये पुराने जो भी नाम है इनको सबको हटा देना चाहिए। फिर ये क्या कर रहे हैं आप? कभी आप देखो, कभी एक चीज का नाम बदलने की कोशिश करेंगे कि हम एक चीज का नाम चेंज कर रहे हैं, हम उसका नाम बदल रहे हैं, तो एक का बदलने से क्या होगा? आप हर चीज को राजनीतिक उद्देश्य से कोई काम करते हो तो उसमें तो साफ गलतता है कि भाई आपका मतलब जो है सारा ये सियासी चीजें हैं। अगर आपको करना है तो आप पूरे देश में ये सब चीजें, जो भी पुराने जो भी नाम है, जो मुगलों के या जो भी अत्याचारी थे, जो भी आक्रांता थे, उनके नाम हटा दिए गए। दिल्ली में देखिए, आप दिल्ली में कहीं भी चले जाओ, सब जगह मुगलों के नाम से सड़कें हैं, बाबर रोड, हुमायूं रोड, जो भी है, औरंगजेब, मतलब ये सारी जो भी चीज है, तो हर जगह से क्यों नहीं हटाए? आप एक जगह कोई टारगेट करके कोई चीज करते हो तो वो सही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि भाई ये हिंदुओं का देश है, यहाँ पे सारी चीजें जो है, और जब बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ था तो सारी चीजें जो है अब यहाँ पे हिंदुओं को मिलनी चाहिए, हिंदुओं के नाम से सारी चीजें पहचानी जाए, सारा कुछ उनका होना चाहिए। जब यहाँ से सारी चीज चली गई है कि उस जब बंटवारा हो गया था, तो अब इनका क्या काम है? जी। मेरा तो यही कहना है कि ये सारी चीजें सरकार बीजेपी की इनको कर देना चाहिए, लेकिन अब इसको विवाद छिड़ाने का इससे क्या मतलब है? अब मुख्यमंत्री जी का यही कहना है कि ये केंद्र सरकार की ओर से होगा, इस पे विचार विमर्श किया जाएगा। हालांकि वो भी चाहते हैं कि इसको कब्र को हटा दिया जाए, लेकिन 300 साल से ज्यादा हो चुके हैं, कब्र वहीं पर है और इसको कहीं ना कहीं संरक्षित धरोहर भी भारत में कहा जा रहा है। ऐसा आखिर हुआ क्यों? क्योंकि जिसने इतने साल शासन किया, न जाने कितने लोगों की मौत का कारण है औरंगजेब। आपको बता दूं कि 49 साल के शासन में 45 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के घाट इस औरंगजेब ने उतारा है। तो इतने सालों तक इसे धरोहर के रूप में आखिर रखा क्यों गया भारत देश में? नहीं, देखिए, ये तो जो भी हुआ, पीछे मैं तो कह रहा हूँ कि अभी तो सरकार बीजेपी की है, अभी कौन रोक रहा है इनको करने के लिए? कौन रोक रहा है? भाई, सरकार जब बात भी करती है हिंदुत्व की, सारी चीजें इनके पास है, पूरा बहुमत है, तो कौन रोक रहा है? अब ये इस पर विवाद छिड़ा करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? इनको कर देना चाहिए। तो ये तो जो है ना, सारा का सारा मामला ये करना चाहते नहीं, सिर्फ चीजों को दबाने के लिए। जब महाराष्ट्र में जैसे सरपंच की हत्या हो या जो दूसरे और चीजें, उनको दबाने के लिए ये मुद्दा इन्होंने उठा दिया इसको। नहीं तो इसके लिए आप मुझे बताइए। तो चलिए देखना होगा, आगे दबाने के लिए मुद्दा उठा दिया जिस तरीके की बात आप कह रहे हैं, और अब ये मुद्दा उठा है तो कहीं तलक तो जाएगा, और क्या कुछ इस पूरे मामले होगा देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं, जहां अब महंगी होने वाली है शराब। जी हां, ये खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में मदिरा प्रेमियों को अपना शौक पूरा करने के लिए अब जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने शराब पर वैट में 10% की बढ़ोतरी का निर्णय ले लिया है, जिसके चलते राज्य में शराब के दामों में 10% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर बता दें कि शराब पर वैट 350 रुपए प्रूफ लीटर था, तो अब बढ़ाकर इसे 385 रुपए प्रूफ लीटर कर दिया जाएगा। इसके अलावा आबकारी विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि शराब निर्माता कंपनियां मनमाने तरीके से शराब के दाम नहीं बढ़ा सकेंगी। बता दें कि प्रदेश में 21 जिलों में शराब ठेकों की 100% नीलामी पहले ही पूरी हो चुकी है। हालांकि 31 जिलों में अभी भी ठेकों की नीलामी बाकी है। इन जिलों में ई टेंडरिंग और बिल्डिंग के जरिए नीलामी की जाएगी।
तो मध्य प्रदेश में अब शराब महंगी होने वाली है और शराब के शौकीनों को अब अपनी जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। आपको बता दें कि 10% महंगी हो सकती है अब शराब, और वैट भी बढ़ने वाला है। 350 रुपए प्रूफ लीटर वाली शराब अब 385 रुपए प्रूफ लीटर हो जाएगी। मनमाने दाम में अब जो शराब निर्माता कंपनी है वो शराबों को नहीं बेच सकेंगे। इसके अलावा 31 जिलों में शराब के ठेकों की नीलामी की ई टेंडरिंग और बिड भी होगी। तो हर साल आपको बता दें शराब से 3000 करोड़ का रेवेन्यू मध्य प्रदेश में मिलता है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए जुड़ जाते हैं हमारे साथी अंजलि हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि, शराब महंगी होने वाली है मध्य प्रदेश में। एक और 19 धार्मिक स्थल मध्य प्रदेश में ऐसे चुने गए हैं जहां पूरी तरीके से शराब बंद कर दी गई है, और दूसरी ओर मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में अब शराब महंगी की जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में अगर देखें तो पिछले महीने जो कैबिनेट की बैठक की गई थी उसमें यह निर्णय लिया गया था कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहां पे जो है पूर्ण तरीके से जो है शराबबंदी कर दी जाएगी। ये वो है धार्मिक स्थल है। इसमें अगर उज्जैन की बात करें, ओमकारेश्वर की बात करें, सलकनपुर की बात करें, या फिर ओरछा जैसे पवित्र 19 स्थान है जहां पर जो है लगभग 50 दुकान है जो बंद हो रही, तो उसका कहीं ना कहीं भार जो है राज्य सरकार को उठाना पड़ेगा। क्योंकि आबकारी विभाग का जो सबसे बड़ा अगर रेवेन्यू की बात करें तो कहीं ना कहीं आबकारी विभाग से मिलता है, तो उसी को जो कवर अप करने के लिए है 10% जो दाम है वो बढ़ाने का जो है निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि मार्च के महीने में जो है जो सारे लाइसेंस है वो रिन्यू होते हैं, तो उसी के कारण 31 के बाद जो 1 तारीख से जो है नई आबकारी नीति जो है वो लागू की जाएगी। तो इसके बाद कहीं ना कहीं दाम जो है वो भी बढ़ते हुए देखे जाएंगे। जैसा कि हम देखते हैं जो 1 लीटर की शराब होती है जिसको जो अगर 300 रुपए की होती तो उसमें कहीं ना कहीं 85 रुपए की जो है बढ़त देखने को मिलेगी। तो ये एक झटका भी कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर माने जो शराब विक्रेता हैं या जो निर्माता हैं उनकी तरफ से भी ये कहा जाता है कि हर राज्य में जो है अलग अलग वैट टैक्स जो है सरकार लगाती थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि वो उसके हिसाब से भी उनको रखा जाएगा। लेकिन जो खामियाजा है, जो दुकानें बंद हुई हैं उसकी जो पूर्ति करने के लिए जो 19 स्थानों पर बंद हुई है शराबबंदी जहां पर की गई है उसके लिए अब कहीं ना कहीं वैट टैक्स को यह है बढ़ाया गया, क्योंकि एक अच्छा रेवेन्यू जो है आबकारी विभाग से मिलता है। तो एक झटका भी है। इसके अलावा अगर बात करें शराब नीति जो बनाई गई थी उसमें हेरिटेज वाइन को लेके भी इस बार बात कही गई थी कि उसको भी ना कहीं कहाँ प्रोत्साहन दिया जाएगा, उधर के लोगों को भी जो बढ़ावा दिया जाएगा। तो उसको लेके भी जो नई पॉलिसी आने वाली है उसको लेके भी सरकार नई चीजें ला सकती है। तो ये देखना होगा कि 31 तारीख तक जो टेंडर हो चुके हैं, ज्यादातर शहरों में जो है टेंडर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जबलपुर और भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर जो ई टेंडरिंग की प्रक्रिया की जा रही है, उधर के जो अभी पूरे नहीं हुए हैं। तो ई टेंडरिंग की प्रक्रिया जो की जा रही है उसके तहत जो है उसको भी पूरा किया जाएगा। तो मार्च के एंड तक जो है सारे जो टेंडरिंग की प्रक्रिया है, जो लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया है वो सारी जो है पूरी कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब जो शराब प्रेमी है, जो शराब पीते हैं रेगुलर बेसिस पे या जिनको जो खरीदने में है, कहीं ना कहीं उनको जो जेब है अब ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही सरकार टैक्स बढ़ाएगी तो शराब के दामों में भी जो है वृद्धि देखने को मिलेगी। जी अंजलि, ये भी आपसे जान लेंगे कि जिस तरीके से अब शराब की कीमतें तो बढ़ाई गई है, लेकिन अब मनमानी शराब दाम नहीं बेच सकेंगे। जिस तरीके से जो वेंडर्स होते थे, जो विक्रेता होते थे, वो कहीं ना कहीं अपनी शराब के दामों को बढ़ाकर बेच देते थे। तो क्या कुछ कहेंगे, अब उसको लेकर भी सख्ती की जाएगी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे ये जो पॉलिसी है इसमें जो कहा गया है जो एमआरपी और एमएसपी होती है उसी के तहत जो है शराब जो है बेची जाएगी। अगर जो मनमानी पहले की जाती थी, पहले हमने कई बार ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें जो शराब है बहुत ही ज्यादा दाम है जो उनको बढ़ाकर बताया जाता था और उसमें बेची जाती थी। लेकिन अब जो पॉलिसी आने वाली है उसके बाद कहीं ना कहीं इसमें भी सख्ती दिखाई जाएगी। उसमें ये कहा गया है कि अब जो मनमानी जो पहले करते थे दुकानदार, कभी कभी मनमानी करते, तो ये मनमानी भी नहीं चलेगी। जो प्रिंटेड रेट होता है, एमएसपी की बात करें या एमआरपी की बात करें, उसी के तहत जो सरकार रेट तय करेगी उसी के तहत सारी दुकानों पे उसी दाम पर जो है दुकानदारों को बेचनी पड़ेगी। अगर ऐसी कोई घटना सामने आती है, ऐसी कोई जानकारी या शिकायत सामने आती है तो उनके खिलाफ भी जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद क्योंकि हमने अगर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो पूर्णतः तरीके से शराबबंदी नहीं की गई है। जैसा कि हम देखते हैं दूसरे राज्यों की अगर बात करें, चाहे वो बिहार हो या गुजरात हो, यहाँ शराबबंदी पूर्णतः तरीके
से बंद की गई है। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है, आबकारी कानून लाया गया है, यहाँ शराबबंदी को लेकर बात नहीं कही गई। इसमें एक चीज और है, जिन स्थानों पे बंद की गई है, 19 जो धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर शराबबंदी की बात कही गई है, उधर पर शराब पीना प्रतिबंध नहीं है। अगर कोई व्यक्ति शराब पीता हुआ अगर दूसरी जगह से लाता है और वो पीता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर वही दुकानदार कोई मनमाने तरीके से, मनमाने ढंग से या फिर रेट बढ़ाकर शराब बेचते हैं तो उनके खिलाफ जरूर सरकार जो है कार्रवाई करेगी। जी, तो देखना होगा क्या कुछ अब कार्रवाई होगी। हालांकि इसका असर कहीं ना कहीं 19 धार्मिक स्थलों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है अंजलि की कहीं ना कहीं अब ब्लैक में शराब बेची जाए, वहां पर इस तरीके की भी कई सारी घटनाएं सामने आ सकती है, जिसको लेकर पुलिस को वाकई में सख्ती करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां गैंगस्टर अमन ढेर हो चुका है। जी हाँ, ये खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड पुलिस के लिए चुनौती बने कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। एनकाउंटर मंगलवार की सुबह पलामू के चैनपुर के अधारी डोडा के पास हुआ, जहां बताया जा रहा है कि अमन साहू को रांची पुलिस की टीम पूछताछ के लिए रायपुर से रांची ले जा रही थी। तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं ये एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। इसी दौरान पुलिस की गाड़ी का पलामू के चैनपुर इलाके में एक्सीडेंट हो गया। हादसे के बाद अमन साहू ने पुलिस जवान का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस के रोकने पर उसने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अमन साहू को कई गोलियां लगी और मौके पर ही गैंगस्टर अमन साहू की मौत हो गई। बता दें कि अमन साहू रांची के छोटे से गांव मतबे का रहने वाला बताया जा रहा है। झारखंड में उसके ऊपर 100 से भी ज्यादा केस हैं। अमन साहू हार्डकोर माओवादियों में भी रहा हुआ है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अमन साहू का खास कनेक्शन है। अमन साहू सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई को अपना दोस्त बताता है। लॉरेंस बिश्नोई के लिए अमन गुर्गे भेजने का काम भी करता था, जिसके बदले उसे आधुनिक हथियार मिलते थे। 2013 में अमन ने अपना गैंग बनाया था। करीब 2.5 साल पहले कोरबा में अमन साहू गैंग ने तकरीबन ग्रुप बनाकर फायरिंग की और शहर के शंकर नगर इलाके में कंपनी के पार्टनर के घर के बाहर गोली चलाकर धमकी दी गई। आरोप है कि अमन साहू ने अपने कुछ शूटर रायपुर भी भेजे थे और उसकी हिट लिस्ट में राजधानी रायपुर के कई कारोबारियों के नाम भी थे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह एनकाउंटर के बाद की तस्वीरें एक्सक्लूसिव सिर्फ INS 24/7 पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एनकाउंटर जब अमन साहू का हुआ उसके बाद यहां पर किस तरीके से पुलिस पर पहुंचा। और आपको बता दें, पहले से ही कहीं ना कहीं अंदेशा था, पुलिस पूरी तरीके से तैयार थी कि इस तरीके की कोई भी घटना हो सकती है, जिसके लिए पुलिस पहले से ही पूरी tariके से तैयार थी और शॉर्ट एनकाउंटर में अमन साहू की मौत हो गई। मोहम्मद हसन ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हसन, पूरा मामला सामने आया जहां गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर हो गया। क्या पुलिस को कहीं ना कहीं पहले से ही अंदेशा था कि ले जाते समय कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि पुलिस पूरी तरीके से तैयार थी, मुस्तैद थी हर तरीके की कंडीशन से निपटने के लिए? बिल्कुल, देखिए देश के न सिर्फ केवल अगर बात की जाए झारखंड की, बल्कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत अलग अलग राज्यों में अपना आतंक फैलाने वाले गैंगस्टर अमन साहू आखिरकार अब जो है वो ढेर हो गया है। दरअसल अमन साहू को जो है रायपुर पुलिस ने सबसे पहले आज से करीब 3 से 4 महीने पहले रायपुर लाया गया था। रायपुर के तेलीबांधा इलाके में पियारे नामक एक कंपनी है, वहां पर कारोबारी के कंपनी के बाहर, दफ्तर के बाहर फायरिंग कराई गई थी और फायरिंग अमन साहू के गुर्गों ने की थी। और बताया गया कि जब गुर्गे पकड़ा है तो उन्होंने बताया कि जेल के अंदर से अमन साहू ने उन्हें निर्देशित किया था, उन्हें पैसों की बात हुई थी, उन्हें सुपारी दी गई थी। बाद में पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया, रायपुर पुलिस जाती है झारखंड, वहां से अमन साहू को यहाँ रायपुर लेकर के आती है और बाद में रायपुर जेल में बनता। लेकिन हाल ही में झारखंड की जो राजधानी है रांची, वहां पर एक कोयले के कारोबारी पर फायरिंग का मामला सामने आया, जिसे भी अमन साहू ने रायपुर जेल में बैठे बैठे जो है वो अंजाम दिया उसने। तो ऐसे में उसे झारखंड की पुलिस जो है वो कल लेने आई हुई थी। मंगलवार की सुबह झारखंड ATS की टीम पहुंची थी और झारखंड यहाँ रायपुर से झारखंड के लिए जो है वो रवाना हुई थी रांची के लिए। लेकिन इसी दौरान रास्ते में पलामू इलाके में जो है गाड़ी अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, एक्सीडेंट हुआ। अमन साहू ने इस मौके का फायदा उठाकर के भागने की कोशिश की, पुलिस के पास जाके हथियार छीनने की कोशिश की और मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में अमन साहू को गोली लगी और वही वो मौके पर ही ढेर हो गया है। कुल मिलाकर के पुलिस
हमेशा से चौकन्ना थी, क्योंकि अमन साहू कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं है। 2013 में एक छोटे से गांव से निकला ये लड़का आज करीब 15 साल में इसने 150 से भी ज्यादा अपराध को अंजाम दिया। कई बड़े लोगों को से फिरौती मांगना, मर्डर करना, एक्सटॉर्शन, फायरिंग समेत सुपारी किलिंग्स, कई बड़ी घटनाओं को ये अंजाम दे चुका है। लॉरेंस बिश्नोई से लेकर के मलेशिया तक इसका कनेक्शन जो वो निकल करके आया है। अब ऐसे में ये ढेर हो चुका है। कहीं ना कहीं इसके जो लोग हैं, इससे जो गुर्गे, उनके बीच भी आतंक जो है वो जरूर है पुलिस का, लेकिन एहतियात बरतने की भी जरूरत है कि इनके जो गुर्गे बौखलाहट में यदि कोई घटना अंजाम देते ताकि पूरे इस गैंग का जो सफाया है वो कहीं ना कहीं हो सके। सबसे बड़ा सवाल यही है हसन, क्योंकि अब अमन साहू तो ढेर हो गया है, लेकिन इसने जिस तरीके से अपना जाल पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड और पूरे देश में फैला रखा है, गुर्गे कहीं ना कहीं होंगे। अब वो भी आक्रोशित होंगे, बौखलाहट में कुछ ऐसा कदम ना उठा दें। इसके लिए पुलिस कितनी तैयार है? बिल्कुल, देखिए पुलिस ने तैयारी करके रखी, खासतौर पर जिन जिन राज्यों में अमन साहू के लोगों के होने की सूचना है या किसी भी राज्य में एक्टिव होते हैं या पकड़ाए हैं जिन भी राज्यों से, उन राज्यों पर खास तौर पर अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। अमन साहू के गैंग में अगर बात करें तो 300 से 400 लोग जो है वो काम करते हैं, जिसमें स्नाइपर्स, चाकूबाज, स्पेशल जो कि बंदूक चलाने में जो जिन्हें महारत हासिल है, निशाने लगाने में, ऐसे लोग जो हैं वो अमन साहू के गैंग में काम करते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो सुपारी लेकर के केवल काम करते हैं, टेम्पररी काम करते हैं। कई लोगों को ये परमानेंट अपने गैंग में शामिल करके अमन साहू ने रखा था। तो सभी लोगों की तलाश की जाएगी ताकि गैंग का पूरे देश से ही समाप्ति जो है वो हो सके, सफाया हो सके। तो पूरे देश से समाप्ति हो सके, सफाया हो सके। सोशल मीडिया पे बड़ा फेमस था अमन साहू, लॉरेंस बिश्नोई से दोस्ती अपनी बताता आ रहा है। इसको लेकर कितनी सच्चाई है? क्योंकि ये भी खबरें हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के लिए गुर्गे भेजा करता था, जिसके लिए हथियार अमन साहू तक पहुंचते थे। इस खबर में कितनी सच्चाई है और वहां से भी क्या इसका कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? बिल्कुल ना, देखिए लॉरेंस बिश्नोई कोई छोटा नाम नहीं है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का भारत में जो भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए जो काम संभालने का काम है वो अमन साहू किया करता था। अमन साहू लॉरेंस बिश्नोई को जो सुपारियां जाती थी करोड़ों रुपए में बड़े बड़े बिल्डर्स पर गोली चलाने की, उस सुपारी को जो है वो अमन साहू को देता था। अमन साहू बाद में इसके लिए गुर्गो तलाश करके उन्हें ये काम देता था। एक पूरे चेन की तरह जो है ये गैंग काम किया करता था। लॉरेंस बिश्नोई से पूरा कनेक्शन मिला। आप ये सोच लीजिए 2019 से अमन साहू जो है वो जेलों में बंद है, अलग अलग राज्यों की जेलों में, लेकिन वो जेल में बैठकर ही अपने पूरे गैंग को ऑपरेट करता था। यानी कि जेल से लेकर के बाहर तक चारों तरफ उसका नेटवर्क जो है वो फैला हुआ था। रायपुर जेल में रहते हुए भी उसने कई घटनाओं को अंजाम दिया है, ये बात किसी से छुपाई नहीं जा सकती। तो कुल मिलाकर देखना होगा अब किस तरीके से पुलिस आगे के लिए तैयार है। फिलहाल एक बड़ा गैंगस्टर जो है वो एनकाउंटर में ढेर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया हसन तमाम जानकारी देने के लिए। और ये पूरा मामला आपको बता दें सामने आया, झारखंड में गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर हुआ और सोमवार को झारखंड एटीएस रायपुर से इसको लेकर जा रही थी। उसी दौरान कड़ी सुरक्षा में ले जा रही थी एटीएस की टीम और कई महीनों से रायपुर जेल में बंद था और एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद आपको बता दें यहाँ पर भागने की कोशिश अमन साहू ने की और पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए NH 24/7 के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।